Hello everyone, welcome to Guru Mantra Academy. I hope you all are doing well. I hope you all are doing fine. I am Arpit Chaturvedi and we are covering GATE Zoology course. So here I am with another important topic, that is sex determination and cytoplasmic inheritance. ये दोनों ही टॉपिक अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और यहाँ से आपको अच्छे खासे क्वेश्चन अपने एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे या मिलते होंगे। रिसेंटली अगर आप देखेंगे जो एग्जामिनेशन हो चुके हैं वहाँ पे आपको इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर से मिलते हैं। ये टॉपिक्स है बहुत आसान, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ इनके एग्जाम्पल्स याद रखने होते हैं, कुछ उन एग्जाम्पल्स में छुपे हुए एक्सेप्शंस याद रखने होते हैं जो कि इनको बाकियों से अलग बनाते हैं। तो वो कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है या वो कौन सा ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट इन दोनों के पूछे, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ओके, तो एक एक करके हम लोग इसको शुरू करते हैं। सो स्टार्टिंग विद द सेक्स डिटर्मिनेशन इटसेल्फ। क्या होता है सेक्स डिटर्मिनेशन? ओके, क्या हमको देखने को मिलता है, क्या हमको यहाँ पता चल रहा है, क्या ये टॉपिक है, किस बारे में हम पढ़ने वाले हैं? तो बेसिकली सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सेक्स क्या होता है। ओके, तो हम सभी लोग जानते हैं कि जनरली हमको दो तरीके के सेक्स देखने को मिलते हैं, एक तो मेल और एक फीमेल। ओके, बेसिकली एक न्यू बॉर्न बेबी या हम ये कह लें जब एक जाइगोट डेवलप होना शुरू होता है या एक नया इंडिविजुअल बनना शुरू होता है, एक ऑर्गेनिज्म बनता है दूसरे ऑर्गेनिज्म से, तो वो मेल होगा या फीमेल होगा या उसका सेक्स क्या होगा, ये कौन डिटरमाइन करेगा? ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन और सेक्स डिफरेंशिएशन में बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि यार ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, सेक्स डिफरेंशिएशन, सेक्स डिटर्मिनेशन है कि ये बहुत से मिलते जुलते टर्म्स हैं। ओके, तो सेक्स डिफरेंशिएशन अलग है। सेक्स डिफरेंशिएशन ये कि आप दो सेक्सेस को देख के बता पाओगे हाँ ये फीमेल है ये मेल है, वो सेक्स डिफरेंशिएशन होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन होता है कि कौन जाइगोटिक लेवल पे जब हमारा एम्ब्रियो बन रहा है, जब नए ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, तो उनका सेक्स डिटरमाइन कौन करेगा, वो कौन सा फैक्टर है, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो ये बताएगी कि हाँ ये डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म आगे चल के मेल बनेगा या फीमेल। ठीक है, तो ये चीज़ जब ये डिटरमाइनिंग फैक्टर के बारे में हम पढ़ते हैं तो उसको कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। ऐसे ही सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या होता है? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म एक फिनोमिनन है या हम ये कह लें कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें हमें मेल और फीमेल में जो सेक्सेस हैं यानी कि मेल और फीमेल दोनों ही हमें देखने में अलग अलग लगे। ठीक है, जैसे मेल कैरेक्टर्स को हम देख के पहचान सकें कि हाँ ये मेल है और फीमेल कैरेक्टर्स को हम देख के पहचान सकें कि हाँ ये फीमेल है। तो इस तरीके के जो हमको देखने से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हाँ ये मेल है फीमेल है, उसमें हम कहते हैं कि हाँ इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म फॉलो हो रहा है। ओके, कई सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें आप देख के ये नहीं बता सकते कि ये मेल है या फीमेल है, लेकिन जैसे कि अगर आप दोनों की सेम लेंथ है, सेम साइज है, सेम कलर है, तो आप कैसे बताओगे मेल है या फीमेल है? ओके, और इसी के साथ साथ जैसे कुछ ऐसे बाकी ऐसे एनिमल्स हैं जैसे कि फीमेल्स बड़ी होती हैं, मेल्स छोटे होते हैं, फीमेल्स थिकर होती हैं, मेल्स थिन होते हैं, फीमेल ब्लैक होती हैं और मेल ब्राउन होते हैं। तो इस तरीके के जो कलर, साइज, कैरेक्टर की डिफरेंशिएशन है ना, जिससे आप बता पा रहे हो कि हाँ ये मेल है ये फीमेल है, तब हम उसको कहेंगे हाँ ये सेक्सुअली जो हमारा डायमॉर्फिज्म है वो शो कर रहा है। ओके, लेकिन हमें बात करनी है सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में, यानी कि वो फैक्टर एग्जैक्टली वो फैक्टर जो क्या कर रहा है यहाँ पे, वो फैक्टर जो डिटरमाइन कर रहा है कि डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म, डेवलपिंग एम्ब्रियो किस सेक्स की तरफ जाएगा या वो आगे चल के उसका सेक्स कैसा होगा। ओके, तो जाहिर सी बात है कि जब कोई चीज़ जेनेटिक लेवल पे होती है, जब कोई चीज़ सेलुलर लेवल पे होती है या इंट्रा सेलुलर लेवल पे होती है और हमको उसके बारे में नॉलेज कम होती है, तो हम उसको समझाने के लिए अलग अलग थ्योरीज सामने रखते हैं कि हाँ ये ऐसे होता होगा, ये ऐसे होता होगा, ये ऐसे होता होगा। तो वो चीज़ इसमें भी करी जाती है और फिर रिलेट करने की कोशिश करी जाती है कि अगर आपने कोई थ्योरी सामने रखी है तो क्या कोई इसका एग्जाम्पल है, क्या आप ये दिखा पा रहे हो कि हाँ ये सच में ऐसा होता होगा, है ना? तो उस चीज़ के लिए फिर एग्जाम्पल लाए जाते हैं उन थ्योरीज को बताने के लिए कि हाँ ये थ्योरी जो मैंने दी है ये सही है। तो ऐसे ही सेक्स डिटर्मिनेशन में जो आपको पता है, आपको
सेक्सेस मिल रहे हैं कि हाँ मेल है फीमेल है, उसको दिखाने के लिए काफ़ी सारी थ्योरीज जो है वो दी गई हैं, है ना। इसके साथ साथ एक टर्म और है हर्माफ्रोडाइट। अगर एक ही स्पीशीज में या एक ही सिंगल ऑर्गेनिज्म में हमको मेल और फीमेल दोनों ही कैरेक्टर, दोनों ही ऑर्गन देखने को मिलते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो हम कहते हैं कि वो इंडिविजुअल हर्माफ्रोडाइट है। ओके। और कई सारे आपको ऐसे देखने को मिलेंगे स्पीशीज जिसमें जो कंडीशन होगी आपकी वो दोनों को ही कैरेक्टर को शो कर रही होगी, यानी कि जो आपका ऑर्गेनिज्म होगा दोनों कैरेक्टर को शो कर रहा होगा। कैरेक्टर शो करना अलग बात होती है और हर्माफ्रोडाइट अलग बात होती है। कैसे? हर्माफ्रोडाइट में आपके पास मेल और फीमेल दोनों ही जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वो होंगे। अब वो जरूरी नहीं है वो वर्किंग कंडीशन में हो या नॉन वर्किंग कंडीशन में हो, लेकिन वो होंगे, ठीक है, तो वो हर्माफ्रोडाइट होगा। इंटरसेक्स में क्या है कि जो मेल के कैरेक्टर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल कलर्स, और जो फीमेल के कैरेक्टर हैं, जो कि मेल और फीमेल दोनों में कलर्स अलग अलग देखने को मिल रहे हैं, वो अगर हम दोनों को एक ही में देखने को मिल जाए तो हम उसको कहते हैं कि ये इंटरसेक्स है। ओके, तो इंटरसेक्स और हर्माफ्रोडाइट दोनों एक दूसरे से अलग हैं। तो बेसिकली हम देखने की कोशिश करेंगे ये करके कि कौन सी वो ऐसे थ्योरीज दी गई हैं। तो जो थ्योरीज दी गई हैं उसमें भी उन थ्योरीज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, हम ये कह लें कि दो बड़ी बड़ी कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहली वो थ्योरीज जो कि बहुत ही पहले दी गई थी, एकदम क्लासिकल थ्योरीज, है ना, जब बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, चीज़ों को नॉर्मली समझ के वहाँ पे बताने की कोशिश करी गई थी। नॉलेज, या नॉलेज कहना सही नहीं होगा, वहाँ पे हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं थे, है ना। तो उस समय पे जैसे समझ के हिसाब से थ्योरीज सामने रखी गई थी, तो उनको हम क्लासिकल थ्योरीज में पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद हमारी मॉडर्न थ्योरीज आती हैं जिसमें अलग अलग और थ्योरीज हमको देखने को मिलती हैं। तो अगर हम बात करें क्लासिकल थ्योरीज की, जो कि ये बताना चाह रहे हैं कि सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है, तो उसमें हमारे सामने दो थ्योरीज निकल के आती हैं। कौन सी? एक है मेटाबॉलिक थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, नंबर 1 मेटाबॉलिक थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ये दी थी रिडल ने। ओके, दिस थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय रिडल, और जैसा कि इसका नाम है मेटाबॉलिक थ्योरी, वैसे ही इसमें बताया गया। क्या बताया गया? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सेक्स इज कंडीशन बाय मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल्स। ओके, सेल्स में जैसा मेटाबॉलिज्म चल रहा है उस हिसाब से जो सेक्स होगा वो डिटरमाइन होगा। मतलब क्या? हाई रेट ऑफ ऑक्सीडेशन, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर कंटेंट एंड लेस प्रोटीन लीड्स टू मेलनेस। मतलब अगर ऑक्सीडेशन ज़्यादा हो रहा है, लार्ज क्वांटिटी है वाटर की, ठीक है, और प्रोटीन क्या है, कम है, तो मेल डेवलप होंगे। और अगर इसका उल्टा है, यानी कि लो रेट ऑफ ऑक्सीडेशन है, लेस क्वांटिटी है वाटर की और ज़्यादा प्रोटीन है, तो फीमेल जो है वो डेवलप होंगी। ये चीज़ हमको देखने को मिल रही है अकॉर्डिंग टू दिस जो मेटाबॉलिक थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है उसके हिसाब से। ये हमारे क्लासिकल थ्योरी का पार्ट है। अब आप ये मत सोचो कि जब प्रोटीन ज़्यादा है तो ये हाई रेट ऑफ ऑक्सीडेशन क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो ही मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? आपके किसी भी मॉलिक्यूल का, बायोमॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन या सिंथेसिस। तो मेटाबॉलिज्म अगर स्लो है तो वो फीमेल, अगर मेटाबॉलिज्म फास्ट है तो वो मेल, ठीक है। तो ये मेटाबॉलिक थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन थी, जो कि क्लासिकल थ्योरी के अंडर आती है। उसके बाद आती है दूसरी क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, हमारे क्लासिकल में ही। क्वांटिटेटिव थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय गोल्डस्मिथ। ओके, गोल्डस्मिथ ने इसमें सामने रखा था, और इसमें क्या बताया था कि बेसिकली क्वांटिटेटिव थ्योरी में कुछ एंजाइम्स हैं जो कि मेलनेस और फीमेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि एंड्रेज एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेलनेस एंड गाइनेज एंजाइम फॉर फीमेलनेस। बेसिकली उस समय पे उतनी ज़्यादा टेक्निक्स अवेलेबल नहीं थी, उतनी ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, लैब सेटअप उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने जिस तरीके से बताने की कोशिश करी एंड्रेज और गाइनेज को, तो वो एक बेसिक सेट कर गए थे कि हाँ कहीं ना कहीं एंजाइमेटिक इफेक्ट भी है, एंजाइमेटिक रोल भी है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। ओके, तो वो चीज़ इन्होंने सामने रखी थी। इसी का जो बैलेंस है दोनों का, इन दोनों एंजाइम्स के बीच का जो बैलेंस है, वही डिटरमाइन कर रहा है सेक्स कौन से हैं और इंटरसेक्स बनेगा या नहीं बनेगा। तो इन्हीं का एंड्रेज और गाइनेज का जो रेशियो है, जो इन दोनों का हम ये कह सकते हैं बैलेंस जो है, अगर वो बना रहेगा तो
जो सेक्स डिफरेंशिएशन है वो अच्छे से होता रहेगा, है ना। तो सेक्स सम डिटर्मिनेशन इससे कर सकते हैं, किसकी मदद से, क्वांटिटेटिव थ्योरी के। किसकी क्वांटिटी, एंड्रेज एंजाइम की और गाइनेज एंजाइम की क्वांटिटी। ओके, तो ये थी क्लासिकल थ्योरी, और ये उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, मैं आपसे कहना चाहूँगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ से बहुत ही मुश्किल है कि यहाँ से कोई क्वेश्चन अराइज हो, है ना। मॉडर्न थ्योरीज से होंगे, मॉडर्न थ्योरीज ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। मॉडर्न थ्योरीज में हमारे पास कौन कौन सी थ्योरीज आती हैं, इसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं, है ना। हर तरीके से अलग अलग जैसे जैसे एग्जाम्पल लोगों को मिलते गए वो वैसी थ्योरीज देते गए, जिसमें से सबसे पहली जो कि वेल एक्सेप्टेड और सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली थ्योरी है वो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, मतलब सेक्स डिटरमाइन हो रहा है किसके द्वारा, क्रोमोसोम के द्वारा। ठीक है, और ये आपको किस में मिलता है, जाहिर सी बात है आप जानते हैं ह्यूमंस में। ह्यूमंस में आपको देखने को मिलता है क्रोमोसोम डिटरमाइन कर रहे हैं कि इस डेवलपिंग एम्ब्रियो का, इस डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म का, इन्फेंट का जो सेक्स है वो क्या होगा। ओके, क्या है इसमें देखने को मिलता है, हमको पता है कि हमारे पास जो या हम कह रहे हैं जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट बनने के लिए हमको दो चीजें चाहिए होती हैं। क्या चाहिए होता है हमको चाहिए होता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस। और मेल और फीमेल गैमेट की अगर आप बात करें तो हमारे पास दोनों में ही हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। अभी हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, या सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम जिसको हम जीनोम कहते हैं, वो हमको देखने को मिलता है। यानी कि जनरली हमारे पास जो हमारे सारे सेल्स होते हैं वो होते हैं डिप्लॉइड, और उसमें हमें 46 क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। लेकिन जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो गैमेट फॉर्मेशन होता है मियोसिस की मदद से। इसके साथ साथ जो हमारे गैमेट्स बनते हैं वो कैसे होते हैं, वो ऐसे होते हैं जिनमें 23 क्रोमोसोम हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इसीलिए इनको हम हैप्लॉइड कहते हैं। तो गैमेट्स जो है हमारे वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड, और यही हैप्लॉइड गैमेट्स फ्यूज करके क्या बना लेते हैं, 46 क्रोमोसोम कंटेनिंग डिप्लॉइड जाइगोट, जिससे आगे का डेवलपमेंट होता है। बात करें अगर हम क्रोमोसोम की, तो जो हमको क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक क्रोमोसोम एक को हम कहते हैं ऑटोसोम्स, और दूसरे होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। तो जो ऑटोसोम्स होते हैं यहाँ पे वो डिटर्मिनेशन में पार्ट नहीं ले रहे होते हैं सेक्स की। ठीक है, ऑटोसोम्स अलग रहते हैं अपना नॉर्मल, सेक्स क्रोमोसोम जो है वो जो डिटर्मिनेशन है उसमें पार्ट ले रहे होते हैं। तो हमारे पास ऑटोसोम्स हमको देखने को मिल रहे हैं, सेक्स क्रोमोसोम मिल रहे हैं। ऑटोसोम कितने मिलते हैं, ऑटोसोम एक डिप्लॉइड सेल में हमको 22 पेयर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में, डिप्लॉइड सेल में हमको 22 पेयर्स देखने को मिलते हैं, जिनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता मेल और फीमेल में। ठीक है, ये दोनों ही बराबर रहते हैं, कंजर्व रहते हैं। सेक्स क्रोमोसोम जो है वो सेक्स डिटरमाइन करता है, और दो हमको देखने को मिलते हैं, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। ये दो हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। ओके, तो होता क्या है इसके बारे में, मतलब ये इस तरीके के सेक्स डिटरमिनेशन, उसके बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि हमेशा देखते चले आए, है ना। एक्स क्रोमोसोम साइज में बड़ा होता है, वाई क्रोमोसोम छोटा होता है। वाई क्रोमोसोम पे कम जीन्स होते हैं, एक्स क्रोमोसोम पे ज़्यादा जीन्स होते हैं। अगर आपके जो गैमेट आ रहे हैं कहाँ से, मेल से किस तरह के गैमेट बन सकते हैं, जो फीमेल होता है उसके पास होता है 22 + XX, और जो फीमेल्स होते हैं उनके पास होता है जो मेल्स होते हैं उनके पास होता है 22 + XY। तो अगर फीमेल से गैमेट बनेंगे तो कैसा बनेगा, तो बनेगा 22 + X, और 22 पेयर प्लस XX था, और यहाँ पे 22 पेयर प्लस XY था, तो यहाँ पे बनेगा 22 क्रोमोसोम प्लस X और 22 क्रोमोसोम प्लस Y, और यहाँ से 22 क्रोमोसोम प्लस X, 22 क्रोमोसोम प्लस X। ओके, तो अब अगर 22 + X 22 + X फ्यूज करते हैं तो बनाएंगे क्या, तो बनाएंगे फीमेल। अगर 22 + X और 22 + Y फ्यूज करते हैं तो बनाएंगे मेल। ओके, तो कौन ये चीज डिटरमाइन कर रहा है, ये डिटरमाइन कर रहा है कि जो हमारा सेक्स क्रोमोसोम है वो XX की फॉर्म में प्रेजेंट है या XY की फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स प्लस XY है तो मेल, 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स प्लस XX है तो
फीमेल। तो ये कौन सा है, हमारे क्रोमोसोमल डिटर्मिनेशन है हमारे किसके लिए, सेक्स के लिए। ओके, सेकेंड है हमारे पास जीनिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी पूछी जाती है। जीनिक बैलेंस थ्योरी, नाम से पता चल रहा है जीन का बैलेंस। तो हुआ क्या, जब हमें ये पता चला कि एक्स और वाई दो क्रोमोसोम हमको देखने को मिल रहे हैं, है ना, तो उसके बाद एक चीज़ सामने निकल के आई कि एक्स क्रोमोसोम जो है, एक्स क्रोमोसोम, इसमें बहुत सारे जीन्स होते हैं, है ना, किसके मुकाबले, वाई क्रोमोसोम के मुकाबले। वाई क्रोमोसोम में जीन्स जो है वो बहुत कम होते हैं एक्स क्रोमोसोम के मुकाबले, या इन कंपैरिजन टू एक्स क्रोमोसोम। तो हुआ ये पाया गया कि कुछ ऑर्गेनिज्म में वाई क्रोमोसोम जो है वो इस चीज़ में पार्ट नहीं ले रहा कि कौन सा सेक्स जो है वो बनने वाला है। एक्चुअली क्या पार्ट ले रहा था, एक्स क्रोमोसोम का जो रेशियो है, या हम ये कह लें एक्स टू ऑटोसोमल रेशियो जो है, वो ये बता रहा है कि जो डेवलपिंग इंडिविजुअल है, जो डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म है, वो मेल होगा या फीमेल। ये बी ब्रिज ने 1925 में जीनिक बैलेंस थ्योरी दी थी सेक्स डिटर्मिनेशन की, और उन्होंने क्या बताया, द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमिन्ड बाय अ बैलेंस बिटवीन द जीन्स फॉर मेलनेस एंड दोज फॉर फीमेलनेस प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल। ठीक है, अगर जो जीन्स फॉर फीमेलनेस है यानी कि एक्स, अगर ये ज़्यादा होंगे तो किससे, हमारे जो ऑटोसोम से हम कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या होगा, जो डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म होगा वो फीमेल हो जाएगी। अगर ये कम होंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमको मेल देखने को मिलेगा। और अगर रेशियो हमको बराबर देखने को मिलता है, या हम ये कह लें कि हमको दोनों ही देखने को मिलते हैं, तो इंटरसेक्स डेवलप हो जाएगा, है ना। तो ये पाया गया कि हाँ, ये इस बार वाई क्रोमोसोम का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, एक्स क्रोमोसोम की ऑटोसोम से रेशियो जो है वो ये डिटरमाइन कर रहा है कि कितने जो डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म है वो मेल होंगे या फीमेल होंगे या इंटरसेक्स होंगे। ये रेशियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 लाइंस जो मैंने यहाँ पे रखी हैं अलग अलग से आपके लिए, आप इसको ज़रूर से लिख लीजिए, याद कर लीजिए, इसको ज़रूरी है ये हमारे पास। अगर सेक्स इंडेक्स रेशियो हमारा यानी कि एक्स टू ऑटोसोमल रेशियो 0.5 या उससे कम है, ठीक है, तो ये जो डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म होगा वो क्या होगा, बनेगा मेल। ठीक है, जो डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म होगा वो होगा मेल। ठीक है, मतलब यानी कि एक्स क्रोमोसोम ऑटोसोम से कम है। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम ऑटोसोम से कम है, तभी तो हमको 0.5 या कम देखने को मिल रहा है ना। फिर सेक्स इंडेक्स रेशियो अगर x/a 1 और मोर देन 1 देखने को मिलेगा, तो जो डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म होगा वो क्या होगा, फीमेल। और अगर सेक्स इंडेक्स रेशियो x/a इन बिटवीन 0.5 to 1 रहता है तो वो इंटरसेक्स होगा। ओके, तो ये हमारा है जीनिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, जो कि हमको देखने को ऐसे मिलता है x/a के रेशियो में। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि x/a का रेशियो या x इतना है और a इतना है, अब आप बताइए कि कितना होगा। आप उनको डिवाइड करोगे, जैसे ही आपको निकल जाएगा 0.5 से कम है या 0.5 है तो मेल, 1 या 1 से ज़्यादा है तो फीमेल, और इन बिटवीन 0.5 और 1 है तो इंटरसेक्स। ओके, फिर एक और थ्योरी हमारे सामने निकल के आती है, हेप्लो डिप्लो मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। हेप्लो डिप्लो, है ना, मजेदार नाम, हेप्लो डिप्लो। तो ये भी आप सभी लोगों ने सुना होगा, काफ़ी कॉमन है। हम लोग बचपन से कहानी सुनते आते हैं वो बीज वाली, कि बीज कैसी होती है, रानी बी होती है, मतलब क्वीन बी, है ना, और बाकी उनके वर्कर्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे हेप्लो डिप्लो का मतलब क्या है, जाहिर सी बात है, हेप्लो डिप्लो बता रहे हैं हेप्लॉइड और डिप्लॉइड को। होता क्या है, फीमेल्स होते हैं, फीमेल से एग्स निकलते हैं, है ना, और ये एग्स फ्यूज करते हैं स्पर्म के साथ। जब ये फ्यूज करते हैं तो जब ये एग बनते हैं यहाँ से, तब तो ये पहले होते हैं 2n से बनते हैं n, और स्पर्म भी होते हैं n। तो जब ये फ्यूज कर जाते हैं तब बनता है 2n जाइगोट, और इस जाइगोट से बनने वाले जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो होंगे डिप्लॉइड। लेकिन यहाँ पे हमको कुछ अलग ही चीज़ देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलता है, जो हमारा एग है, ठीक है, यानी कि हेप्लॉइड एग,
ये दोनों ही तरीके से डेवलप कर सकता है। कैसे? या तो ये फ्यूज कर जाए स्पर्म के साथ और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बनाए, या ये पार्थेनोकार्पी के थ्रू डायरेक्ट डेवलप कर जाए। किस में? ये डायरेक्ट डेवलप कर जाए हैप्लॉइड ही ऑर्गेनिज्म में। हैप्लॉइड क्यों होगा? वो हैप्लॉइड इसलिए होगा क्योंकि वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे एक बनेंगे हैप्लॉइड और एक बनेंगे डिप्लॉइड। अब डिप्लॉइड कौन सा होगा और हैप्लॉइड कौन सा होगा? जब फीमेल्स जो हैं वो ये हम ये कह रहे हैं, जब फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन से डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनेगा तो डिप्लॉइड हमेशा हमेशा बनेंगी फीमेल्स। ठीक, और अनफर्टिलाइज्ड एग से यानी कि जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बन रहा है पार्थेनोजेनेसिस की मदद से, वो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होंगे मेल्स। ओके, तो मेल और फीमेल को कौन डिटरमाइन कर रहा है? हैप्लोडिप्लॉइड, या हैप्लॉइड और डिप्लॉइड होना किसका? जो हमारा डेवलपिंग एग है उसका। अगर एग फर्टिलाइज हो गया यानी कि डिप्लॉइड हो गया तो फीमेल, अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ और क्या है, अगर एग हैप्लॉइड ही पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू बन रहा है ऑर्गेनिज्म में तो वो मेल। ये हमको बहुत ही कॉमनली देखने को मिलता है बीज में, एंड्स में, वेस्प में, इन इंसेक्ट्स में हमको ये देखने को मिलता है। ओके, और ये स्टडी जो है वो वाइटिंग्स के द्वारा करी गई थी 1945 में, जो वास्प स्पीशीज थी हर्बोब्रेकम उस पे। ओके, तो वो हमको वहां से देखने को मिला था। ठीक है, अगर डिप्लॉयड मेल बन भी जाते हैं तो बहुत ही पुअरली वायबल होते हैं वो, तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। ठीक है, तो हमको ये देखने को मिलता है बहुत ही कॉमनली हनी बीज में हमारे जो पार्थेनोजेनेसिस से हमारे मेल ड्रोन्स बनते हैं। ओके, तो ये चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो होता क्या है, आपको यहाँ पे याद रखना है कि अगर डिप्लॉयड है तो फीमेल और हैप्लॉइड है तो मेल, तो ये हैप्लो-डिप्लो मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन है। ओके, देन अनदर मैकेनिज्म कम्स विद द सिंगल जीन सेक्स डिटरमिनेशन। यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा वेल स्टडीड मैकेनिज्म नहीं है या वेल स्टडीड थ्योरी नहीं है ये जो दी गई थी। ये बस ये कहा गया कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि क्लामाइडोमोनास, न्यूरोस्पोरा, सैक्रोमाइसिस स्पीशीज जो है कुछ हमारी, उनका जो सेक्स डिटरमिनेशन करा जा रहा है, उनमें जो सेक्स डिटरमाइन हो रहा है वो एक सिंगल जीन के द्वारा हो रहा है। ठीक है, और इन जीन की प्रेजेंस या अब्सेंस के आधार पे उन स्ट्रेन को हम पॉजिटिव या नेगेटिव स्ट्रेन बोल रहे हैं। मतलब अगर वो जीन है तो पॉजिटिव स्ट्रेन, अगर वो जीन नहीं है तो नेगेटिव स्ट्रेन। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ तब हो रहा है जब दो अपोजिट स्ट्रेन पास में आ रहे हैं, यानी कि प्लस और माइनस। अगर प्लस प्लस आ रहे हैं तो फ्यूजन नहीं हो रहा है, और अगर माइनस माइनस आ रहे हैं तो फ्यूजन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जिसके पास भी ये जीन होगा यानी कि प्लस, है ना, जिसके पास भी ये जीन होगा यानी कि प्लस, वो हो जाएगा हमारा मेल, और जिसके पास ये नहीं होगा वो हो जाएगा हमारा फीमेल। तो यहाँ से ये हो जाएगा डोनर और यहाँ से ये हमारा जो फ्यूजन है वो हमको देखने को मिलेगा। कुछ ऐसा हमको प्लांट्स में भी देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि हमारा एक मेज जो है, मेज में हमको सेक्स डिटरमिनेशन देखने को मिलता है जीन्स की मदद से। कौन से जीन्स हैं वो? बेसन कॉब जीन्स एंड टैसल ईयर जीन्स। ठीक है, तो बेसन कॉब जीन्स जो है और टैसल ईयर जीन अगर दोनों ही रेसेसिव फॉर्म में रहते हैं तो जो हमारा प्लांट है, कौन सा प्लांट? मोनोशियस प्लांट, वो कन्वर्ट हो जाता है डायोशियस प्लांट में। ओके, फीमेल तो मोनोशियस था यानी कि मेल और फीमेल दोनों ही थे उस पे, लेकिन जब बेसन कॉब और टेसल ईयर दोनों ही जीन रेसेसिव फॉर्म में आ जाते हैं तो मोनोशियस फॉर्म प्लांट कन्वर्ट हो जाता है डायोशियस प्लांट, दैट इज फीमेल में, मेल में नहीं, फीमेल में। ओके, तो ये हमारा सिंगल जीन सेक्स डिटरमिनेशन था। जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा वेल स्टडीड या वेल गिवन नहीं है ये जो हमको देखने को मिलता है ना। हमारे लिए एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है साइटोप्लाज्मिक थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, है ना। क्या कहा यह गया कि न्यूक्लियस में, या हम ये कह लें जो न्यूक्लियर क्रोमोसोम है जो हमारा देखने को मिलता है वो तो डिटरमाइन करता ही है, चलो क्रोमोसोम कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन साइटोप्लाज्म में भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, साइटोप्लाज्म में भी कुछ ऐसा डीएनए मटेरियल है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं, जो कि सेक्स डिटरमिनेशन में पार्ट ले रहा है। और इसमें सबसे प्राइम एग्जांपल आया है बैक्टीरिया का।
ओके, बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल ई कोलाई, इनके पास कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जिसको हम कहते हैं सेक्स फैक्टर या एफ प्लाज्मिड, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इनकी सेक्सुअलिटी के लिए। यानी कि अगर एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट है तो हम उसको कहेंगे मेल यानी कि डोनर, और अगर एफ प्लाज्मिड एब्सेंट है तो हम उसको कहेंगे रिसिपिएंट या फीमेल या एफ माइनस सेल। ठीक है, तो होता क्या है कि एफ प्लस प्लाज्मिड वाला जो बैक्टीरिया है वो एफ माइनस प्लाज्मिड वाले बैक्टीरिया के पास जाता है, या हम ये कह लें एफ माइनस बैक्टीरिया के पास जाता है, और एफ प्लस अपना डोनेट करता है एफ माइनस वाले को। जब ऐसा करता है तो दोनों ही एफ प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। ऐसा ही नहीं है, सिर्फ इतना ही नहीं है, जो हमारा प्लाज्मिड है यानी कि एफ जो सेक्स फैक्टर है ये ज्यादातर तो फ्री प्लाज्मिड की फॉर्म में रहता है, और कभी कभी ये प्लाज्मिड जाके जुड़ जाता है हमारे क्रोमोसोमल डीएनए के साथ, और जब ये क्रोमोसोमल डीएनए के साथ जुड़ जाता है तो उस बैक्टीरियल स्ट्रेन को हम एफ प्लस ना कह के हम उसको कहते हैं एच एफ आर। ठीक है, हम उसको कहते हैं एच एफ आर यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन, और ये भी जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर सकता है रेसिपिएंट सेल को। ओके, तो ये हमको देखने को मिलता है सेक्स डिटर्मिनेशन बैक्टीरियाज में। कौन सा? साइटोप्लाज्मिक सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके, या साइटोप्लाज्मिक थ्योरी जो दी गई थी सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, किस चीज पे डिटरमाइन कर रही है? सेक्स फैक्टर पे। क्या है सेक्स फैक्टर? एफ प्लाज्मिड, अगर प्रेजेंट है तो मेल, एब्सेंट है तो फीमेल। ओके, फिर एक और थ्योरी में सामने निकल के आती है न्यूट्रिशनल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ये कुछ छोटी छोटी थ्योरी है, जैसे अभी जिन्होंने जल्दी में दिया होगा एग्जामिनेशन उन्हें पता है कि जो हमारे टेम्परेचर बेसिस पे था वो भी पूछा गया था एनवायरमेंटल बेसिस पे कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो ये छोटी छोटी थ्योरीज भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। न्यूट्रिशनल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन की अगर हम बात करें तो ये शार्प ने दी थी 1934 में, और इसमें क्या बताया गया था कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो सिर्फ जेनेटिक नहीं है, बल्कि जो नरिशमेंट है गैमेट्स का उस पर भी बहुत कुछ डिटरमिन करता है। फॉर एग्जाम्पल इक्विसेटम जो है, इक्विसेटम जिसको पजल ग्रास कहते हैं हम लोग, उसमें क्या है कि अगर उसके स्पोर अच्छी ग्रोथ कंडीशन में ग्रो करे जाए, ओके, गुड ग्रोथ कंडीशन में उनको अगर हम ग्रो करें तो वो डेवलप होते हैं फीमेल में, यानी कि वेल नरिश्ड वेल न्यूट्रिशन कंडीशन में उसको ग्रो करें तो वो डेवलप होते हैं फीमेल में। और अगर हम उनको ग्रो करते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में तो वो डेवलप होते हैं मेल में। ओके, इसमें इक्विसेटम में। एक और है हमारे पास मैराइन वर्म डिनोफाइलस। इसमें हमको क्या देखने को मिलता है, जो साइज ऑफ एग है वो डिटरमाइन करता है जो सेक्स होगा उसका नेचर। क्या? अगर स्मॉल एग है तो मेल, और अगर लार्ज एग है तो फीमेल। अब ये स्मॉल एग और लार्ज एग बनेगा कैसे? ये बनेगा न्यूट्रिशन के बेसिस पे। ज्यादा न्यूट्रिशन होगा तो बड़ा एग, लार्ज एग, और कम न्यूट्रिशन होगा तो स्मॉल एग। ओके, स्मॉल एग है तो मेल और लार्ज एग है तो फीमेल। तो ये हमारी न्यूट्रिशनल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। फिर हमारे पास आ जाती है इन्वायरमेंटल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके, इतनी बार सेक्स डिटर्मिनेशन मेरे मुंह से निकल गया है कि डिटर होता जा रहा है। ओके, बिल्कुल भी आप लोग परेशान मत होइए, आराम से पढ़िए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बार बार पीडीएफ देखिए, बार बार रिकॉर्डिंग देखिए। आपको पता है कोई भी दिक्कत अगर आपको होती है तो आप लोग शेयर करिए तुरंत ग्रुप पे हम लोग के साथ, है ना। जितनी जल्दी हो सकेगा उसको प्रॉब्लम का समाधान आपको मिलेगा। ओके, तो इन्वायरमेंटल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन की अगर बात करें कि क्या हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अब क्या डिटरमाइन कर रहा होगा सेक्स को? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में क्या चीजें आती हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इन्वायरमेंट में आती है वो टेम्परेचर, है ना, कि टेम्परेचर आप किस तरीके से वेरी कर रहे हो। फिर जो डेवलपिंग ग्रुप, जो लार्वल स्टेज है, जो एम्ब्रियो है, वो कहाँ रह रहा है, ठीक है, किस जगह पे है, या मतलब पानी में है, ओपन टेरेस्ट्रियल एरिया में है, कैसे है, तो वो चीज़ भी डिटरमाइन करेगी। या जैसे कि बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, तो वो उसमें डिटरमाइन करेगा कि किस जगह पे रह रहा है, कैसा इसको एनवायरनमेंट अपने चारों तरफ मिला हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जेनेटिक लेवल पे नहीं, यहाँ पे एनवायरमेंटल फैक्टर डिटरमाइन कर रहे हैं। और अगर आप कहो कि एनवायरमेंटल फैक्टर कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, तो इसको हम समझने के लिए यही कह सकते हैं कि एनवायरमेंटल फैक्टर कहीं ना कहीं इंड्यूस कराते हैं कुछ जीन्स का एक्सप्रेशन, ठीक है, और वो जीन्स जब एक्सप्रेस होते हैं तब कुछ चेंजेस लाते हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो में या ऑर्गेनिज्म में, और वो चेंजेस अल्टीमेटली
कहाँ ले जाते हैं, सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए, या हम ये कह लें सेक्स को बदलने के लिए वो जो फैक्टर्स हैं, वो जीन्स हैं, वो काम आते हैं। ओके, तो एनवायरनमेंट जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोल प्ले करता है सेक्स डिटरमिनेशन में, है ना। क्या हमको इसमें देखने को मिल रहा है, कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है, रेप्टाइल्स जो है हमारे, जैसे कि टर्टल, इनको हम क्या करते हैं, जब हाई टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं 30 to 35 डिग्री सेल्सियस पे, तब हमको देखने को मिलता है कि जो डेवलपमेंट है इसका सेक्स का कौन सा डेवलप होता है, वो होता है फीमेल। और जब इनको लो टेम्परेचर पे ग्रो किया जाता है, यानी कि 23 to 28 डिग्री सेल्सियस, तब जो हमको सेक्स देखने को मिलता है वो होता है मेल। ओके, कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे कुकम्बर है, मेलन है, खीरा है ना। तो इसमें क्या होता है, जो डे लाइट की लेंथ है वो डिटरमाइन करती है कि जो हमारा सेक्स होगा वो कैसा होगा। डे लाइट की लेंथ है, टेम्परेचर है, वो सारी चीज़ें डिटरमाइन करती हैं कि सेक्स जो है वो कैसा होगा। ये पूछा जाता है डायरेक्ट कि इन्वायरमेंटल फैक्टर से कौन से ये ऑर्गेनिज्म है इनमें से जिनका सेक्स डिटरमाइन होता है। इनमें सबसे प्राइम एग्जाम्पल होते हैं रेप्टाइल्स, जो कि हमको देखने को मिलते हैं, जिनका सेक्स डिटरमाइन होता है एनवायरमेंटल फैक्टर या टेम्परेचर की मदद से। ओके, तो एक और हमारे पास कैटेगरी है या एक और थ्योरी है हमारे पास, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, ये एग्जाम्पल या हम ये कह लें जो हार्मोनल कंट्रोल का एग्जाम्पल है, ये इतना प्राइम एग्जाम्पल है सेक्स डिटरमिनेशन की। जब जब बात उठेगी तो इसके बिना कभी खत्म नहीं होगी, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि यहाँ पे हार्मोन जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके लिए, सेक्स डिटरमिनेशन के लिए। वर्म जो है बोनेलिया, है ना, वहां पे वर्म, यहाँ पे वर्म की बात कर रहे हैं बोनेलिया की, जो कि मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट है, यानी कि मेल और फीमेल को आप एकदम अच्छे से देख के बता सकते हो कि ये मेल है और ये फीमेल है। कैसे, मेल वर्म जो होते हैं वो सेसाइल होते हैं। सेसाइल यानी कि एक ही जगह रहते हैं, मूव नहीं करते, मोबाइल नहीं होते, और वो कहाँ रहते हैं, यूट्रस के अंदर फीमेल वर्म की। बहुत छोटे होते हैं, अराउंड 2 इंचेस इन लेंथ। और फीमेल जो होती हैं वो फ्री लिविंग होती हैं, मोबाइल होती हैं या मोटाइल होती हैं, और साइज में इनसे बड़ी होती हैं। होता क्या है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद एग का लार्वा डेवलप होता है और वो लार्वा जाता है वाटर में। अब ये लार्वा सब एक जैसे ही होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता इनमें, और ये लार्वा वाटर में मूव करता है और ये जाता है किसी फीमेल के पास। अगर ये लार्वा फीमेल के कांटेक्ट में आ गया और अटैच हो गया उसकी प्रोबोसिस के साथ, तो फीमेल से ऐसा हार्मोन डेवलप होता है, ऐसा हार्मोन सिंथेसाइज होता है जो कि उस लार्वा को मेल में डेवलप कर देता है। लेकिन अगर ये लार्वा किसी फीमेल के कांटेक्ट में नहीं आया, उसके प्रोबोसिस पे अटैच नहीं हो पाया और वाटर में ही रह गया, तो ये डेवलप हो जाता है फीमेल में। क्यों? क्योंकि इसको वो जो हार्मोनल सिग्नल था वो नहीं मिला, तो ये फीमेल में डेवलप हो जाता है। तो कौन यहाँ पे डिटरमाइन कर रहा है इनका जो सेक्स है, वो हार्मोन। वो हार्मोन कहाँ से आ रहा है, फीमेल से आ रहा है। वो कैसे मिल रहा है, जब प्रोबोसिस में अटैच हो रहा है मेल, एक बार अटैच हो गया, उसे मेल का सिग्नल मिल गया, फिर वो जिंदगी भर उसी ऑर्गन में ही, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पैरासाइट की तरह रहता है। ओके, तो ये चीज हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये सारी थ्योरीज थी जो कि सेक्स डिटरमिनेशन को समझाने के लिए सामने रखी गई थी। आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर हुई हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। ओके, सो बात करते हैं इसके बाद अपने अगले बहुत ही मज़ेदार टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ओके, क्या है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, क्या चीज़ हमको इससे मिलती है, कहाँ ये हमको देखने को मिलता है। ओके, तो बेसिकली अभी तक क्या था कि आप देखते हैं कि इनहेरिटेंस जो हम पढ़ते हैं, इनहेरिटेंस क्या होता है कि कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना। और आपको पता है कि ये चीज़ कौन करता है, आपको पता है कि ये चीज़ डिटरमाइन होती है किसके द्वारा, जो डीएनए है उसके द्वारा। क्यों? क्योंकि उसमें होते हैं जीन्स। ये डीएनए ट्रांसफ़र होता है कहाँ से, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, और जब ये ट्रांसफ़र होता है तो ये अपने साथ जो कैरेक्टर्स हैं वो सारे लेके जाता है, क्योंकि कैरेक्टर्स आते हैं प्रोटीन से, फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स, और वो प्रोटीन बनता है हमारे डीएनए से। ठीक है, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, जो सेंट्रल डोग्मा हम लोग ने देखा था। ओके, अब ये हो गई बात इसकी हमारे
साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में कि इनहेरिटेंस तो ये है हो रही है, लेकिन यहाँ पे अगर टर्म साइटोप्लाज्मिक लगा है तो जाहिर सी बात है कि न्यूक्लियर डीएनए से यहाँ पे जो इनहेरिटेंस है या जो कैरेक्टर्स हैं वो इनहेरिट नहीं हो रहे होंगे, है ना। तो अब बात आती है फिर ऐसा क्या हो रहा है, तो न्यूक्लियर डीएनए के अलावा साइटोप्लाज्म में जितनी चीज़ें प्रेजेंट हैं, फॉर एग्जांपल क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्मिक फैक्टर्स और हमारे एडिशनल जो ऑर्गेनल्स हैं वो, उनकी मदद से, जिसमें मेजरली क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया आता है क्योंकि इनके पास अपना डीएनए रहता है, ठीक है। तो मेजरली इनकी मदद से अगर कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर डिटरमाइन हो रहा है किसी प्लांट में, किसी एनिमल में, किसी ऑर्गेनिज्म में, तो हम कहते हैं कि इस कैरेक्टर का जो इनहेरिटेंस पैटर्न है या इस तरीके की जो इनहेरिटेंस हमको देखने को मिल रही है वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है। ध्यान दीजिएगा, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्यों? जब न्यूक्लियर डीएनए के अलावा किसी और ऑर्गेनल से हमको इनहेरिटेंस पैटर्न देखने को मिले, इनहेरिटेंस देखने को मिले, और वो हमको अल्टीमेटली क्या देके जाए, वो हमको अल्टीमेटली ये बताए कि हाँ ये पैटर्न या जो ये कैरेक्टर है ये एग्जैक्टली न्यूक्लियर डीएनए से नहीं बल्कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर फैक्टर है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट टाइप, जो कि इस कैरेक्टर को इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की इनहेरिटेंस पैटर्न को हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस या ऑर्गेनल इनहेरिटेंस। ओके, इतने नाम हैं इसके, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस एंड ऑर्गेनल इनहेरिटेंस। ओके, तो ये सारे नाम हम इसको सेम ही चीज़ को देने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को इन जनरल कई बार माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस भी लिख दिया जाता है। तो अगर माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस लिखा हो तो आप ये ना समझें कि यहाँ पे सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया से हो रहा है, और भी ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे हमको देखने को मिल सकता है। तो होता क्या है, जो इसका फर्स्ट केस था हमारा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का, वो कॉनन्स के द्वारा मतलब डिस्क्राइब किया गया था 1909 में। कौन से प्लांट में? 4 o'clock प्लांट मिराबिलिस जलापा में, इसके लीफ के कलर के लिए। बड़ा मज़ेदार है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो एग सेल होता है हमारे पास और स्पर्म सेल होता है, दोनों फ्यूज़ करते हैं और जाइगोट बनता है। तो जब जाइगोट बनता है तो माइटोकॉन्ड्रियन एंटर तो करते हैं जाइगोट के अंदर हमारे स्पर्म सेल के, लेकिन जो फंक्शनल माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं एग बनने के बाद वो हमको सिर्फ देखने को मिलते हैं किसके? फीमेल्स के या एग के। तो एग माइटोकॉन्ड्रियन जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? कैरेक्टर्स जो आगे आएंगे उसके लिए, क्योंकि जो मेल न्यूक्लियस है या जो हमारा न्यूक्लियर डीएनए है स्पर्म का, वो फ्यूज़ कर जाता है किसके साथ? एग के न्यूक्लियस के साथ, एग के डीएनए के साथ, और बाकी जो पार्ट है साइटोप्लाज्मिक पार्ट वो मेजरली हमको देखने को मिलता है एग से, ठीक है, क्योंकि साइटोप्लाज्म यहाँ पे हमको मेल स्पर्म सेल में देखने को नहीं मिलता। फीमेल जो सेल हमारा एग जो है उसमें हमको देखने को मिल रहा है। तो जो डिटर्मिनेशन है, किसका डिटर्मिनेशन? कैरेक्टर्स का, वो हमको एग के द्वारा देखने को मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है ज़्यादातर जो कैरेक्टर्स डिटरमाइन होंगे वो फीमेल कैरेक्टर्स होंगे, या हम ये कह लें वो ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जो कि सोलली फीमेल पे डिपेंडेंट होंगे, मेल पे नहीं। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? फीमेल से या एग से, मेल से नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस है, जो माइटोकॉन्ड्रियल पैटर्न है, उसमें हमको वो कैरेक्टर देखने को मिलेंगे जिसमें सेंट्रल रोल जो प्ले कर रहा होगा उन कैरेक्टर को डिटरमाइन करने का, वो होगी फीमेल, ना कि मेल। तो ये बात आप अपने दिमाग में एकदम क्लियर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनहेरिटेंस पैटर्न की मिराबिलिस जलापा में, जो कि सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। और बड़ी ख़ास बात है कि इसमें जो इनहेरिटेंस पैटर्न है या इसमें जो इनहेरिटेंस है वो हो रही है प्लास्टिड की मदद से, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट है हमारा, उसकी मदद से हमको इसमें इनहेरिटेंस पैटर्न ये देखने को मिल रहा है। यानी कि जो ऑर्गेनल जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनल इनहेरिटेंस, उसका प्राइम एग्जाम्पल जो कि सबसे पहले मिराबिलिस जलापा में देखा गया था, क्या? प्लास्टिड इनहेरिटेंस। होता क्या है यहाँ पे, जनरली जो प्लास्टिड है वो हमको यहाँ पे मतलब आपको वही बात मैं बता चुका हूँ, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस ज़्यादातर फीमेल्स पे डिटरमाइन कर रही है। क्यों फीमेल्स पे क्यों कर रही है आपको अभी पता चल चुका है, ठीक है। तो मेल्स पे कम यहाँ पे
फीमेल्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे हम लोग, ठीक है, या फीमेल्स से ज़्यादा डिटर्मिनेशन हमको देखने को मिलेगा। होता क्या है, जब कॉलिन्स ने इसको डिटरमाइन किया था तो उन्हें ये पता चला कि जो मिराबिलिस जलापा है उसमें जो लीफ कलर है वो हमको 3 तरीके का देखने को मिलता है, यानी कि लीफ वुड बी ईदर ग्रीन, लीफ वुड बी ईदर वाइट और लीफ वुड बी ईदर वेरीगेटेड। वेरीगेटेड का मतलब होता है पैचेस, ग्रीन वाइट, इस तरीके के पैचेस, ना कंप्लीट ग्रीन ना कंप्लीट वाइट। तो उन्होंने ये देखा कि इस प्लांट में हमको 3 तरीके की लीव्स दिख रही हैं, ग्रीन, वाइट एंड वेरीगेटेड। तो फिर उन्होंने सोचा कि ऐसा कौन सा वो फैक्टर है जो इन लीव्स के कलर को डिटरमाइन कर रहा है। अब जाहिर सी बात है कि कलर जो होता है लीव्स का वो हमें पता है कि क्लोरोप्लास्ट से आता है, लेकिन क्या वो सिर्फ क्लोरोप्लास्ट ही है या जो इनहेरिटेंस पैटर्न आ रहा है वो क्लोरोप्लास्ट के बेसिस पे हमको देखने को मिल रहा है ना। तो उस बात को जानने की यहाँ पे कोशिश करी गई। किया क्या गया, सबसे पहले उन्होंने जो ग्रीन था, है ना, ग्रीन को इन्होंने फीमेल की तरह यूज़ किया और फिर क्या किया, जो मेल था उसको या तो ग्रीन लिया या वाइट लिया या वेरीगेटेड लिया। तो जो F1 जनरेशन में हमको देखने को मिले इंडिविजुअल्स या प्लांट्स वो सभी के सभी ग्रीन थे। कहने का मतलब क्या है कि ग्रीन जो है वो कहाँ से आया, फीमेल से। ग्रीन जो है वो कहाँ से आया, फीमेल से। इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेल ग्रीन है, वाइट है, वेरीगेटेड है, F1 जनरेशन में। F2 में करेगा क्योंकि ये जीन हिडन रहेंगे, है ना। लेकिन जब फीमेल ग्रीन है या हमारा जो फीमेल प्लांट मेन हमको देखने को मिल रहा है, पूरा का पूरा इनहेरिटेंस कैरेक्टर का उसी से हो रहा है ना। फिर हमने वाइट फीमेल ली और मेल लिए ग्रीन, वाइट और वेरीगेटेड। F1 जनरेशन में सारे फ्लावर्स वाइट मिले, ठीक है। क्यों, क्योंकि फीमेल वाइट थी और प्लास्टिड कहाँ से इनहेरिट हुआ है, फीमेल से। उसके बाद हमने वेरीगेटेड यूज़ करे क्या, फीमेल्स और साथ साथ ग्रीन, वाइट और वेरीगेटेड मेल। तब हमको देखने को मिला कि जो लीव्स बनी वो अलग अलग प्रोपोर्शन की थी, ग्रीन, वाइट और वेरीगेटेड। किसमें, F1 में। क्यों, क्योंकि वेरीगेटेड जो है ये सम वॉट, मतलब जो हमारा वाइट बनता है ये सम वॉट म्यूटेटेड क्लोरोप्लास्ट से बनता है। तो क्लोरोप्लास्ट म्यूटेटेड है तो वाइट, क्लोरोप्लास्ट नॉन म्यूटेटेड है तो ग्रीन। और अगर क्लोरोप्लास्ट मिक्स्ड हो, यानी कि जो जीन्स हैं वो मिक्स्ड हो, कुछ म्यूटेटेड हो ना हो, तो वहाँ पे हमको वेरीगेटेड जो लीफ कलर है वो देखने को मिलता है कि यहाँ कुछ क्लोरोप्लास्ट म्यूटेटेड है ना कुछ नॉन म्यूटेटेड है। तो नॉन म्यूटेटेड वाले की वजह से बन गया ग्रीन, म्यूटेटेड वाले की वजह से बन गया वाइट और मिक्स्ड वाले की वजह से बन गया वेरीगेटेड, जो हमने वेरीगेटेड फीमेल को यूज़ किया। जिसमें ये प्रोसेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं क्या कि प्रोसेस में आपको दे दिया गया ग्रीन फीमेल है आपके पास, ग्रीन, वाइट और वेरीगेटेड मेल है, तो क्या बनेगा, ऑल ग्रीन, वाइट इनटू वाइट क्रॉसिंग ग्रीन, वाइट एंड वेरीगेटेड, ऑल वाइट, वेरीगेटेड क्रॉसिंग ग्रीन, वाइट एंड वेरीगेटेड। देन आपको इनके अलग अलग पैटर्न्स देखने को मिलेंगे, ग्रीन, वाइट और वेरीगेटेड तीनों ही देखने को मिलेंगे आपको एक प्लांट में, ठीक है। कौन सा प्लांट, मिराबिलिस जलापा। तो ये चीज़ डिटरमाइन करी जा रही है क्लोरोप्लास्ट के द्वारा, और वो क्लोरोप्लास्ट हमको कहाँ देखने को मिल रहा है, फीमेल में, है ना। फीमेल का क्लोरोप्लास्ट जिस का तरीके का होगा, ग्रीन, वाइट और वेरीगेटेड, वही चीज़ डिटरमाइन करेगी जो डेवलपिंग प्लांट है उसमें लीफ का कलर कैसा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमको मिराबिलिस जलापा में देखने को मिली थी। अगर नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट है तो ग्रीन, अगर म्यूटेंट क्लोरोप्लास्ट है तो वाइट, और अगर मिक्सचर है दोनों का, नॉर्मल और म्यूटेंट का, तो हमको देखने को मिलेगा वेरीगेटेड लीफ कलर। तो ये चीज़ थी जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के थ्रू या प्लास्टिड इनहेरिटेंस जो सबसे पहले दिखाई गई थी। उसके बाद हमारे पास एक प्राइम एग्जाम्पल आ जाता है माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस का, जो कि हमको देखने को मिलता है कॉइलिंग पैटर्न ऑफ शेल इन स्नेल, ठीक है। स्नेल्स में कॉइलिंग पैटर्न किस तरीके से डिटरमाइन करा जाता है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के द्वारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही हल्का सा बस आप एक बार समझ जाओगे, फिर आपको हमेशा ये चीज़ याद रहेगी। आपको इतना ध्यान देना है कि मेल के जीन्स कुछ भी हों, कैसे भी हों, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फीमेल जो है उसके पास जैसे जीन्स होंगे वो चीज़ डिटरमाइन करेगी कि डेवलपिंग स्नेल का जो कॉइलिंग है, यानी कि जो शेल का पैटर्न है वो किस तरीके का होगा। अब ये पैटर्न होता क्या है,
बेसिकली जो हमारा शेल होता है स्नेल का, इस तरीके से यूं, तो इस शेल में कॉइलिंग होती है, इस तरीके से ऐसे लाइंस होती हैं, ठीक है। तो ये कॉइलिंग दो डायरेक्शन में होगी। अगर कॉइलिंग पैटर्न राइट हैंडेड है, ठीक है, अगर कॉइलिंग पैटर्न राइट हैंडेड है तो उसको कहते हैं डेक्स्ट्रल। अगर कॉइलिंग पैटर्न लेफ्ट हैंडेड है ऐसे, तो उसको हम कहते हैं सिनिस्ट्रल। राइट हैंडेड डेक्स्ट्रल, लेफ्ट हैंडेड सिनिस्ट्रल। तो ये चीज़ कौन डिटरमाइन करेगा कि कॉइलिंग पैटर्न सिनिस्ट्रल होगा या डेक्स्ट्रल होगा? तो ये चीज़ कंप्लीटली फीमेल्स के जीन्स के द्वारा डिटरमाइन करी जाएगी। अगर फीमेल जो भी क्रॉस कर रही है उसके पास कैपिटल डी होगा तो बनेंगे डेक्स्ट्रल शेल, और अगर इसके पास स्मॉल डी होगा यानी कि रेसेसिव होंगे तो बनेंगे क्या, हमारे सिनेस्ट्रल शेल, ठीक है। तो ये चीज़ डिटरमाइन करेगी कंप्लीटली कि फीमेल के पास कैसे जीन्स हैं, ठीक है। जैसे फीमेल के पास जीन्स होंगे वैसे ही हमको देखने को मिलेगी शेल की कॉइलिंग, है ना। तो ये हमको देखने को यहाँ पता चलेगा, और ये बड़ा ही मतलब थोड़ा सा वियर्ड है समझने में, ठीक है। ये हमको क्रॉस मैसेज समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले क्या है कि हमारे पास कैपिटल डी क्या है, हमारे पास डेक्स्ट्रल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है, और इधर हमको सिनिस्ट्रल देखने को मिल रहा है। ये आपको दिखाने के लिए है कि अगर स्मॉल डी होगा तो सिनिस्ट्रल होगा यानी कि लेफ्ट हैंडेड। ये देखिए अब कॉइलिंग जो है वो लेफ्ट हैंडेड है, और अगर कैपिटल डी होगा तो डेक्स्ट्रल होगा यानी कि कॉइलिंग आपकी राइट हैंडेड है, इस तरीके से, ठीक है। तो राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड दो तरीके की कॉइलिंग होती है, कैपिटल डी तो डेक्स्ट्रल और स्मॉल डी तो सिनिस्ट्रल। अब देखिए आपने एग लिया कैपिटल डी और स्पर्म लिया स्मॉल डी, ठीक है। पहले हम लोग इस तरफ की बात करते हैं। आपने एग लिया कैपिटल डी और स्पर्म लिया स्मॉल डी, तो जाहिर सी बात है मदर है डेक्स्ट्रल, या मदर के पास जीन है डेक्स्ट्रल। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म बनेंगे F1 जनरेशन में वो सब के सब होंगे डेक्स्ट्रल, ऑल विल बी डेक्स्ट्रल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये बात समझने वाली है, इस स्टेप पे सब डेक्स्ट्रल है। अब आप इस डी को क्या करोगे, जैसे हमेशा से करते चले आ रहे हो, इसको आप सेल्फ क्रॉसिंग करवाओगे ऐसे, ठीक है। इसको आप सेल्फ क्रॉसिंग करवाओगे डी। ये वाली बात अगर आप समझ गए ना तो कभी भूलोगे नहीं, डी एंड डी। अब अगर नॉर्मल आदमी होगा जिसने ये चीज़ नहीं पढ़ी होगी वो कहेगा कि ये डेक्स्ट्रल और ये सिनिस्ट्रल, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये सब के सब डेक्स्ट्रल बनते हैं, सारे के सारे डेक्स्ट्रल बनते हैं। अब ऐसा क्यों, सारे के सारे डेक्स्ट्रल क्यों बने? क्योंकि जो मदर है जिसका हमको देखने को मिल रहा है क्या, मतलब जो उसके पास जीन्स हैं वो कैपिटल डी स्मॉल डी हैं, तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डेवलपिंग जो हमारा इंडिविजुअल है उसमें जीन्स क्या हैं। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि जो मदर थी उसमें कैसे जीन्स थे। तो मदर में थे कैपिटल डी स्मॉल डी, क्योंकि ये एक मेल है और ये एक फीमेल है, ठीक। तो कैपिटल डी स्मॉल डी, मदर के पास अगर कैपिटल डी था तो डेक्स्ट्रल ही बनेगा, ठीक है। तो फर्स्ट में बना F1 में बना डेक्स्ट्रल, उसके बाद F2 में बना ऑल डेक्स्ट्रल, ठीक है, ऑल डेक्स्ट्रल। लेकिन अब देखिए अब इसके आगे कैपिटल डी मदर के पास, कैपिटल डी स्मॉल डी मदर के पास, कैपिटल डी स्मॉल डी मदर के पास, और स्मॉल डी मदर के पास। तो कैपिटल डी से तो हमको पता है डेक्स्ट्रल बनना है, इससे डेक्स्ट्रल बनना है, लेकिन अब मदर के पास है स्मॉल डी। मदर कहाँ से आ रही है, क्योंकि आप इसकी करवा रहे हो सेल्फिंग, तो मदर और फादर दोनों के पास स्मॉल डी है। तो अगर मदर के पास स्मॉल डी है तो बनेगा यहाँ पे सिनिस्ट्रल, ठीक है। कब बनेगा, इसके आगे, यानी कि जीन्स अगली जनरेशन में शो होंगे, यहाँ पे उनका कोई इफेक्ट शो नहीं होगा, क्योंकि ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस थी, ये चीज़ मदर ने बताई थी कि ये ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। इसका अगर आप सेकेंड क्रॉस देखोगे तो भी आपको ये चीज़ आराम से समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब आप ये कहो कि कौन सी वो चीज़ है जो ये डिटरमाइन करती है कि ये डेक्स्ट्रल बनेगा या सिनिस्ट्रल बनेगा। तो बेसिकली होता क्या है, जो एग होता है, इस एग में फ्यूज़न होता है और ये हमारा न्यूक्लियस 2n बन जाता है। उसके बाद इस एग में क्लीवेज शुरू होता है। तो ये जो क्लीवेज है इसके पैटर्न से, है ना, जो आपका क्लीवेज पैटर्न है, ये क्लीवेज पैटर्न ये डिटरमाइन करता है कि
जो डेवलपिंग शेल है वो सिनेस्ट्रल होगी या डेक्स्ट्रल होगी, ठीक है। तो ये डेक्स्ट्रल और सिनेस्ट्रल अगर क्लीवेज पैटर्न डिटरमाइन करता है तो क्लीवेज पैटर्न किसके द्वारा डिटरमाइन होता है? क्लीवेज पैटर्न डिटरमाइन होता है साइटोप्लाज्मिक फैक्टर के द्वारा। और वो साइटोप्लाज्मिक फैक्टर कहाँ से आ रहे हैं? वो साइटोप्लाज्मिक फैक्टर आ रहे हैं एग से, क्योंकि स्पर्म तो साइटोप्लाज्म लेके आया नहीं था। तो साइटोप्लाज्मिक फैक्टर डिटरमाइन करते हैं क्लीवेज पैटर्न, और क्लीवेज पैटर्न डिटरमाइन करता है कि सिनेस्ट्रल होना है या डेक्स्ट्रल। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो। समझ में आया हो तो ज़रूर से आप लोग के साथ शेयर करिएगा। टेलीग्राम चैनल आज ही ज्वाइन कर लीजिए डिस्कशन के लिए। कोई भी दिक्कत हो तो शेयर करिए और इन गिवन डिटेल्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच।